नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। आज हमारा न्यूज़लेटर का दिन होता है। आज 27 फरवरी, शुक्रवार। तो आज का न्यूज़लेटर में कुछ 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि ये मुद्दा भी हम बार बार इसको दोहरा रहे हैं। इसके ऊपर हम कल भी एक हमारा इंटरव्यू दिया है यूएचओ की तरफ से। रेड माइक चैनल है कोई, और परसों भी यूएचओ की तरफ से हमने एक आंकड़े पेश किए हैं। ये मुद्दा एचपीवी वैक्सीन को लेकर है। तो ये हम पहला फिर से इसलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं कि अभी इसका एक प्रकार से रोल आउट ही हो गया है। और पर एक बात अच्छा है कि बार बार सरकार कह रही है कि ये अपने मर्जी से है, ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, कोई ये नहीं है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि किसी दबाव में ना आए और अपने निर्णय खुद लीजिए। यूएचओ का काम है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, एम्पावरमेंट में आपको इतना हम इंफॉर्मेशन दे दें जिससे कि आप अपना निर्णय खुद लें, किसी के दबाव में न लें। और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। जो लोग ये आप लगा रहे हैं, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्कूलों में जाके कर रहे हैं, अगर कुछ कुछ ये हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, तो उनको जिम्मेदारी उनके ऊपर होना चाहिए। उसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो इस पर हम आपको कुछ आंकड़े पेश करेंगे। और यूएचओ का जो मत है, यूएचओ इसके ऊपर काफ़ी दिन से रिसर्च कर रहा है और पुराना एचपीवी का जो इतिहास है उसको खोदा है। और उससे हमारा जो मत है, अब आप लोग अपना मत खुद बना ले, हम अपना मत किसी पे नहीं थोपना चाहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अंग्रेजी में जिसको कहते हैं बहुत बड़ी गलती को कहते हैं ब्लंडर। ब्लंडर पहले कहते थे हरकुलियन ब्लंडर, हरकुलिस बहुत बड़ा था तो बहुत बड़ा ब्लंडर। फिर 62 के बाद एक किताब निकला था, ब्रिगेडियर दलवी ने लिखा था, हिमालयन ब्लंडर। तो मैंने बड़ी गलती को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, कितना बड़ा हिमालयन ब्लंडर। तो अभी आपको मालूम है, कुछ ही दिन पहले एक और बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था हमारा एआई समिट में। पूरा दुनिया देख रही थी हमको, और हमारा जो उसको हम क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा ब्लंडर हम फिर से दोहराएंगे तो हम उसको गलगोटियन ब्लंडर कह सकते हैं। क्योंकि गलगोटियर्स ने जो किया था, यूनिवर्सिटी जो था, उन्होंने एक चीनी का रोबो रोबो कुत्ता उसको बताया कि उन्होंने बनाया है, आपको मालूम है उसके ऊपर। तो अभी हम इसको क्या कहेंगे, गलगोटियन ब्लंडर। तो हमारा जो मत है यूएचओ का कि ये जो एचपीवी हम इतने जल्दी से रोल आउट कर रहे हैं, चलो एक चीज़ तो सही है, सरकार ने बोला है कि अपने मर्जी से है, ज़बरदस्ती नहीं है। और उसको हम ये आपको क्लॉज आपको हम दोहरा रहे हैं, ये याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब महामारी, कोविड महामारी के समय जब पुलियल ने पीआईएल किया था, तब कुछ दुष्प्रभाव जो भी हो गए थे वैक्सीन के, या कुछ केस हुए थे, नहीं हुए थे, तो सरकार ने तभी भी अपना पल्ला झाड़ लिया था कि भाई हमने कभी ज़बरदस्ती नहीं किया वैक्सीन में। तो ये एक ये है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा आंकड़े देंगे कि आप अपना निर्णय खुद लीजिएगा इतना वास्ट स्केल में। पहला मुद्दा हमारा दूसरा ये है। दूसरा मुद्दा गुजरात से है कि जो आयुष्मान भारत का जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, पीएमजे, जो बीमा है, सरकारी बीमा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, उसके लिए जो अस्पताल एम्पैनल किए हुए हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, हमेशा घोटाला का ये आ रहा है, हमेशा घोटाला आ रहा है, इरेगुलेटरीज आ रहे हैं। ये एक जो बनाए हैं, जिस उद्देश्य से बनाए हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होगा, लोगों को पूरा हेल्थ का एक्सेस मिलेगा, प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं, उनका खर्चा बीमा से कवर हो जाएगा। तो उसमें क्या है, गलत प्रोसीजर्स हो रहे हैं, गलत ये हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और 49 अस्पताल को उन्होंने पैनल से निकाल दिया गुजरात गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने बहुत गड़बड़ किया था, ज़्यादा गड़बड़ किया था। आपको मालूम है बीच में कुछ एक आध डेथ भी हो गए थे, जो
गांव में जाते थे, कैंप करते थे, मरीजों को ले आते थे अहमदाबाद में, गुजरात में, और वहाँ पे कहीं अननेसरी प्रोसीजर कर दिया, एंजियोप्लास्टी वगैरह उससे दिया। तो इसके ये सब चल रहे हैं, तो ये तो पकड़े गए थे तो पूरे कंट्री में हो रहे होंगे। तो हम हमेशा यूएचओ की तरफ से ये है कि ये हमारा पब्लिक हेल्थ एक्सेस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। आम जनता को हेल्थ केयर का जो समस्या है, ऐसे इम्पैनल करके वो प्राइवेट हॉस्पिटल को ही मुनाफा होता है, और उनका इच्छा होगा कि चलो अभी तो हम गरीब पेशेंट को भी ले लेंगे, उनको क्या समझ है, बीमा वाले भी आ जाते हैं, कोई भी बीमारी एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन कर देंगे, एक्स्ट्रा प्रोसीजर कर देंगे, तो ये सब धांधला ही चल रहा है। तो जब तक हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है कि कहीं भी मरीज किसी भी कोने में है, अपना कोई भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, उसका अपग्रेड करो और उसका निःशुल्क चिकित्सा होना चाहिए। जहाँ कागजी कार्रवाई, जहाँ आधार, जहाँ बैंक, तो उसमें ये घोटाले बिचौलिया के ही आ जाते। तो ये दूसरा मुद्दा है, और इसी से जुड़ता है, इसी से मिलता जुलता है। एक तीसरा मुद्दा ये है कि अभी एक हफ्ते पहले ही शायद ये जो कॉरपोरेट अस्पतालों का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर, उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बुलाए थे। हमको भी आया था इनविटेशन, हम गए नहीं। तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर कैसे ज़्यादा योगदान दे सकता है यूनिवर्सल हेल्थ केयर में, तो उसके ऊपर एक उन्होंने पैनल डिस्कशन किया था। और उसमें जो उसका जो निर्णय निकाला कि गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन में और ज़्यादा मदद करना चाहिए, जिससे कि वो जनता का सेवा कर सके, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर सके और स्केल अप कर सके। तो इसके ऊपर हमारे को वही लग रहा है कि धीरे धीरे जो हम जिम्मेदारी जो सरकार को लेना चाहिए, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स को, धीरे धीरे वो प्राइवेट सेक्टर में चला जा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर वाले बोल रहे हैं कि जल्दी से उनका रिएम्बर्समेंट होना चाहिए, जो रूल्स रेगुलेशन है इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए जल्दी, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा रोल प्ले करे हेल्थ स्कीम्स में। तो ये इसमें यही है कि आप लोग खुद सोचेंगे कि इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जितने भी बड़े अस्पताल हैं सब शहरों में ही रहते हैं, हमारे पॉपुलेशन गांव में है, तो गांव में कितने, और फिर जैसे कि आयुष्मान भारत, ये पीएमजे में जो धांधलाई हो रहा है, क्या पता ये और बढ़ेगा फिर, और इन्वेस्टिगेशन आएंगे, ये आएंगे, एआई भी आ रहा है अभी, तो एआई कई बीमारियां निकालेगा जो, तो ये एक ये है। और इसी से मिलता जुलता आजकल, आज के जितने खबर हैं सभी ये प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये जो एचपीवी का है इसमें भी प्राइवेट का सेक्टर का हाथ है, हम बात करेंगे। तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, केरला से खबर है कि काफ़ी कॉरपोरेट हॉस्पिटल, कई हज़ार, हम आंकड़े देंगे, कई कॉरपोरेट अस्पताल, कई छोटे छोटे अस्पताल बंद हो गए कॉरपोरेट अस्पताल आने से। कॉरपोरेट अस्पताल से छोटे छोटे जो क्लिनिक होते थे, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, जनरल प्रैक्टिस में होते थे, फिर पॉली क्लिनिक होते थे, वो उसमें क्या है, पेशेंट केयर अच्छा होता था, वो डॉक्टर डायरेक्टली कंट्रोल में होता था। अभी बिजनेस मॉडल आ गया, कॉरपोरेट्स आ गए, वहाँ तक चलो एक बात था। अभी क्या हो रहा है, इक्विटीज़ आ गए, फॉरेन इक्विटीज़ आ गए, आप समझ रहे हैं। फॉरेन इक्विटीज़ का मतलब है, हमको लगेगा इक्विटी मतलब बराबरी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो इक्विटीज़ नहीं है। इक्विटीज़ बराबरी क्या है, उसमें स्टॉक शेयर्स, शेयर्स आ जाते हैं। जैसे आप शेयर खरीदते हैं कोई एंटरप्राइज के लिए, पूरा बिजनेस मॉडल, अभी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना है, तो हॉस्पिटल चेन्स ऐसे आ गए हैं, 5 स्टार होटल जैसे, जो शेयर होल्डर्स रहेंगे या बिल्कुल 5 स्टार हॉस्पिटल रहते हैं, और उसमें इक्विटीज़ आ गए, मतलब जो उसमें शेयर होल्डर्स रहेंगे वो प्रॉफिट देखेंगे। ये हॉस्पिटल सर्विसेज में अभी आ गए हैं। तो उससे क्या है कि पूरे चेन्स हो गए और उन लोग एक्वायर कर रहे हैं, इंडिया में आ गए हैं, केरला में ऐसे आ गए हैं बड़े इक्विटीज़। तो उसके आने से क्या हो रहा है कि छोटे मोटे हॉस्पिटल सर्वाइव नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि कई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ छोड़ के डॉक्टर वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको फैसिलिटीज ज़्यादा है, कम पेशेंट देखने पड़ते हैं, ओवरक्राउडिंग कम है, तनख्वाह भी ज़्यादा है, सैलरी है। अभी एम्स से भी कितने लोग जा छोड़ के चले गए, आपको मालूम है, इतना जो कि हाईएस्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे धीरे धीरे जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे और उसका कमज़ोर होते जा रहा है। और इससे क्या है,
पब्लिक सफ़र करता है। और ये एक दावा ऐसे करते हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं, हेल्थ केयर दे रहे हैं, पर ये इक्विटी माने उनका इक्वल प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स का इक्विटीज रहता है, आम आदमी वो उसको प्रॉब्लम होता है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। अभी हम थोड़ा कुछ हमने इसके स्लाइड्स बनाए हैं, कुछ आंकड़े हम अगर पेश करते हैं तो उसके हम स्लाइड का मदद लेते हैं, और हम अभी आपको कुछ स्लाइड शेयर करके बताते हैं। तो ये जो है, पहला तो हमारा ये है कि ये रोबोटिक डॉग, ये हम कह रहे थे कि गलगोटियन ब्लंडर के हम फिर एचपीवी के साथ की करने जा रहे हैं। रोबोटिक डॉग मेड इन चाइना गेट्स एन इंडियन यूनिवर्सिटी किक्ड आउट ऑफ एआई समिट, उनको फिर निकाला गया। और प्रोफेसर ने बोला कि हमने गलगोटिया में हमने बना है। बाद में क्या है कि इंटरनेट में सब कुछ पता चल जाता है। इंटरनेट यूजर्स क्विकली आइडेंटिफाइड एज बीइंग कमर्शियली अवेलेबल फ्रॉम चाइना। तो आजकल जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इसीलिए हम आपको कुछ सोर्सेज देंगे। आप एचपीवी वैक्सीन के ऊपर खुद देखिए इंटरनेट में, और जो चीज़ें हम बताएंगे वो बड़े सॉलिड डॉक्यूमेंट से बताएंगे, जो कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने खुद ही कबूल किया था कि इससे काफ़ी हानि हुआ था ट्रायल में, जब 9 से 14 साल के बच्चियों में किया था 2009 2010, रिकॉर्डेड है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो उसके ऊपर अभी के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने भी इंक्वायरी किया था और बोला था कि गलत ट्रायल है। वो भी मेंबर थे, मतलब उन्होंने इंक्वायरी में वो खुद एक मेंबर थे जो पार्लियामेंट्री कमेटी था। और अभी कैसे आप लोग खुद निर्णय लें, क्योंकि ये कुछ इतने हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। ये देखिए, अभी बोलते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के रेट बढ़ रहे हैं। एक पेपर है, हम उसको बताएंगे, उसका टाइटल आप देख सकते हैं। पिछले 30 साल में रेट्स कम हो रहे हैं सर्वाइकल कैंसर, जो कहते हैं ना एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर, जो कि बच्चेदानी का निचला भाग उसका कैंसर 1 लाख में 14 को होता था 2019 को। तो 30 साल फॉलोअप किया, 1990 से लेके 2019 तक उन्होंने आंकड़े देखे। तो 1990 से 2019 तक 30 साल में तकरीबन ये 1 लाख में 7 या 8 औरत इसके कैंसर से देहांत होते थे, और इंसिडेंस 14, 1 लाख में 14, उसमें से 7-8। ये एज स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वही वुमन लेते हैं जो लोग रिस्क में रहते हैं, वो एज ग्रुप में एक होता है। तो एक हम वर्किंग इसमें, और अभी कुछ स्टडीज कुछ एस्टीमेट ये भी रहते हैं आजकल, तो कई लोग एस्टीमेट करते हैं कि 11 लोग को कैंसर से डेथ हो रहा है 1 लाख से। कुछ एस्टीमेट्स है जो स्टैंडर्डाइज एस्टीमेट है, वो 1 लाख में 7 हो रहा है। ठीक है, 7 लीजिए या 11 लीजिए, माने 1 लाख में 7 से 11 औरतें 40-50-60 जो एज रेंज है, अक्सर कैंसर लेट एज में होता है। तो 1 लाख में 7 से लेके 11 देहांत होता है इस कैंसर से, जिससे कहते हैं कि एचपीवी वैक्सीन है जिसका, वो भी हम बताएंगे। वो कैंसर का वैक्सीन नहीं है, वो इन्फेक्शन का वैक्सीन है। ये देखिए, ये पेपर से ये आंकड़े लिए हैं। सर्वाइकल कैंसर बर्डन ये 30 साल में काफ़ी कम हो गया, डेथ भी कम हो गए, इंसिडेंस भी कम हो गया। क्योंकि आपका प्रोपेगेंडा में बोलते हैं तो बहुत बढ़ रहा है सर्वाइकल कैंसर, इंडिया सबसे ज़्यादा, इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कोई भी बीमारी आप उठा लोगे आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये पेपर से हमने फिर ये ग्राफ भी लिया है। ये देखिए, ये 1990 का फिगर है, यहाँ पे था ये केसेस 16 के से ज़्यादा करीब हो रहे थे, 16-17 1 लाख में, 1 लाख पॉपुलेशन में 16 डिटेक्ट हो रहे थे, और धीरे धीरे ये कम की तरफ जा रहा है। मतलब ये ट्रेंड कम की तरफ जा रहा है। ये वैक्सीन आया नहीं है उस 1990 में, कौन सा वैक्सीन आ गया, अभी रोल आउट कर रहा है, जबकि वो नीचे जा रहा है। और डेथ भी देखिए कितना नीचे जा रहा है। पहले ये करीब 12 से थोड़ा कम होगा, और अभी देखिए ये 8 से नीचे आ रहा है, 7 2020 का है। तो 1 लाख में 7 डेथ आज, ये ट्रेंड नीचे है। मैं ये आपको ये याद रखना, ये नेट में अवेलेबल है, ये फिगर, ये पेपर हमने बताया, इस पेपर में ये नीचे हैं। ये मतलब मान लीजिए पहले वैक्सीन रोल आउट कर देते, इसी बीच में कहीं कर देते इसी में, फिर तो वो कह सकते थे देखो वैक्सीन से कम जा रहा है। और अभी जब वो देख रहे हैं नीचे जा रहा है, अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो बाद में पता ही नहीं चलेगा, वो फिर कहेंगे, क्लेम करेंगे कि देखो हमने रोल आउट किया, इतना हमने
ऐसे ही मॉडल्स बना रहे हैं आजकल। पर वैक्सीन के पहले ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रहा है, बेस लाइन टच कर रहा है डेथ। 1 लाख में 7 औरतें, आप हिसाब लगाओ कितनी बीमारियां होती है। तो सर्वाइकल कैंसर, 1 लाख डिलीवरी में 100 औरतें की जान चली जाती है, क्योंकि हमारे ऑब्स्टेटिक 10 गुना ज़्यादा औरतें कम उम्र में मर जाती है, क्योंकि हमारे पास गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेटिक सर्विसेज नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, गाँव में नहीं है। इवन बड़े बड़े शहर में गायनेकोलॉजिस्ट कम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट कम है, अफोर्ड नहीं कर पाते डिलीवरी वगैरह अच्छे अस्पताल में, इन्फेक्शन। तो ये याद रखिएगा, 11 ले ले 1 लाख में या 7 ले ले, जो भी आप याद रखिएगा, ये फिगर आज के तारीख में है। और ये जो है हम ट्रायल की बात कर रहे हैं, ये आप देखेंगे बच्चों में कभी ट्रायल पहले नहीं किया था, सबसे पहले कोशिश किया था हमारे कई छोटे छोटे जो गरीब देश है, जैसे बांग्लादेश है, अफ्रीका में कुछ कंट्री से, इंडिया में आंध्र प्रदेश और गुजरात में 2009 को 2010 को गेट्स फाउंडेशन का पाथ और हमारे आईसीएमआर ने मिल के एक ट्रायल किया था, जो कि अनैतिक ट्रायल था, अनएथिकल। उनको बताया नहीं था कि हम ट्रायल कर रहे हैं। और किनको ऊपर किया था, 9 से 14 साल के जो गिरिजन लड़कियां हैं, ट्राइबल गर्ल्स, जो कि हॉस्टल में रहते थे, ट्राइबल बहुत गरीब थे, हॉस्टल में रहते थे, वार्डन का कंसेंट ले लिया, पेरेंट को बताया भी नहीं, उनको भी बोला कि आपको हम कैंसर का दवाई दे रहे हैं, उनको ये नहीं बताया कि ट्रायल दे रहे हैं। 26,000 बच्चियों को टीके लगाए थे, यही गार्डेसिल। और 26,000 बच्चियों में ट्रायल के दौरान, सोचिए ट्रायल के दौरान, ट्रायल कितना 1-2 साल का होता है, ट्रायल के दौरान 7 बच्चियों का देहांत हो गया था, 7 डेथ्स। देखिए 26,000 में 7 का देहांत हुआ, इसीलिए आंकड़ा मैं बता रहा था। और कैंसर कितने को होता है, सर्वाइकल कैंसर, 1 लाख औरतें जो कि 40, 50, 60 साल उम्र की रहती है, 1 लाख में से 7 को कैंसर, बेशक 11 ले ले या 7 ले ले, तो 1 लाख में 7 कैंसर बचाने के लिए आपने जो 26,000 में ट्रायल किया, वहाँ 7, 9 से 14 साल यंग लड़कियों के जाने चली गई। तो शुरू में तो वो कबूल नहीं करते हैं, आईसीएमआर ने भी बोला, गेट्स फाउंडेशन ने जो भी पाथ था उनका, उन्होंने भी बोला कि ये तो कोइंसिडेंस है, ये डेथ का कोई लेना देना नहीं है वैक्सीन से, जो कि हमेशा कहते हैं, आज के तारीख में भी कह देंगे, आपका कोई भी दुष्प्रभाव हो, अभी रोल आउट करेंगे, अभी भी कह देंगे। जब ट्रायल में नहीं कबूल कर रहे हैं और ना ही ठीक से डेथ का जांच किया, दबाने की कोशिश किया, पोस्टमार्टम एक भी नहीं किया उन्होंने, कि पोस्टमार्टम से ही तो पता चलता ना कि नहीं करना चाहते थे, जिससे कि वो पता ही नहीं चले कैसे डेथ हुआ। अरे 9 से 14 साल कोई मरने की उम्र नहीं रहती है, ये कॉमन सेंस होना चाहिए। 1 हो 2 हो हम कोइंसिडेंटल कह सकते हैं, जिनको टीके लगे उनमें से 7 को अगर डेथ हो जाए तो क्या हम ये क्या नॉर्मल है क्या? 7 डेथ वहाँ आपका बुढ़ापे में, 7 डेथ सर्वाइकल कैंसर से हो रहा, आपको फिक्र है 7 लड़कियाँ क्यों मर रही है 1-2 साल के अंदर ट्रायल के टीका लेने के बाद। तो उस टाइम थोड़ा मीडिया एक्टिव था, आजकल पता नहीं, मीडिया को भी शायद थोड़ा आता नहीं है बोलने के लिए या जांच करने के लिए। मीडिया ने बहुत हल्ला किया उस टाइम, लोगों ने बहुत हल्ला किया, देयर वाज अ पब्लिक आउटक्राई। तो इतना हल्ला हुआ तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी बैठाया। ये आप देखेंगे, ये रिपोर्ट अवेलेबल है, रिपोर्ट नंबर 72, जॉइंट पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रेडेड जॉइंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आप अगर आप टाइप करेंगे ये आपका पास पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसके कुछ अंश हम आपको बताएंगे। तो ये 70 इरेगुलरिटीज़ उनको पता चला कि उन्होंने बिल्कुल अनैतिक तरीके ट्रायल किया। तो ये रिपोर्ट से कुछ अंश हम बताएंगे। अभी ये भी एक चीज़ हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी के जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो भी इंक्वायरी कमेटी में थे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में थे, वो जिन्होंने बताया था कि गलत तरीके से, पार्लियामेंट्री कमेटी के मुख्य अंश भी बताएंगे, जिन्होंने कि गेट्स फाउंडेशन को दोषी पाया गया था, आईसीएमआर को भी दोषी पाए थे, और वो भी मेंबर थे इस कमेटी के, जिन्होंने बोला था कि ये रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ 7 गर्ल्स, यंग गर्ल्स 9 से 14 वल्नरेबल, मतलब जो ट्राइबल थे, जिनके पास कोई ये नहीं था,
ये देखिए, ये कंपोजिशन ऑफ कमेटी 2013 को फाइनल जब रिपोर्ट सबमिट किया, आखिरी जो ये थे मेंबर्स, उसमें से छः, नंबर 6 में देखिए श्री जगत प्रकाश नड्डा, थोड़ा नाम फेमिलियर लगता है, ये हेल्थ मिनिस्टर है शायद, या पता नहीं इनका कोई इसी नाम के तो नहीं थे, कई दूसरे पता नहीं, पर ये ये देखिएगा। तो अगर यही इन्होंने ही दोषी पाया, इन्होंने ही इंक्वायरी किया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर के इससे, तो इनको क्या याद नहीं है कि इतना बड़ा डाउट क्रिएट नहीं होता है क्या? इतना जो 7 लड़कियों का 26,000 में से 7 का देहांत हो गया, और अभी ये हेल्थ मिनिस्टर है, अभी यही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कैसे इसको, आप खुद निर्णय लीजिए। ये सब पब्लिक डोमेन में है, मैं खाली ये पेश कर रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में। और ये देखिए, ये इसी 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से ही हम इसको निकाले हैं। कमिंग टू द इंस्टेंट केस, द पाथ बाय कैरिंग आउट क्लिनिकल ट्रायल फॉर HPV वैक्सीन आंध्र प्रदेश एंड गुजरात अंडर द प्रिटेक्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, गलत ये बोल के, वायलेटेड ऑल लॉ, सभी कानून को तोड़ा, ट्रायल करते टाइम सभी नियमों को तोड़ा, और गवर्नमेंट, और ये करने के इनका एम, मकसद ये था to promote the commercial interest of HPV vaccine manufacturers, to promote the commercial interest of HPV vaccine, ये बोल रहे हैं, इनमें नड्डा साहब भी थे, ये जो रिपोर्ट में जो लिखा है इसके मेंबर, कि ये कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए है, और जो कि काफ़ी प्रॉफिट होता उनको, अगर पाथ जो गेट्स फाउंडेशन, अगर वो कामयाब होता इसको HPV वैक्सीन को इंक्लूड करना इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द कंट्री। देखिए, बिल्कुल बता रहे हैं कि इनका मकसद था कि इसको अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाल दो तो फिर तो बन गया बात। दिस इज़ अ सीरियस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय एनी एंटिटी, ये बिल्कुल एक प्रकार से भरोसा तोड़ने वाली बात है। एज द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ गर्ल चिल्ड्रन, उस टाइम बहुत फिक्र था इनको लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ गर्ल चिल्ड्रन का, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर्स थे उनमें से हमारे अभी हेल्थ मिनिस्टर भी है। द वायलेशन इज ऑल्सो सीरियस ब्रीच ऑफ मेडिकल एथिक्स, दिस एक्ट ऑफ पाथ इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ दिस गर्ल चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस। तो उसके बाद आगे कुछ जांच नहीं हुआ क्या भाई? उसके बाद कोई ट्रायल का रिकॉर्ड नहीं है। और ये गार्डेसिल वैक्सीन था, और अभी गार्डेसिल वैक्सीन मेरे को वो भी बड़ा ताजुब हुआ। मैं तो सोच रहा था दूसरा जो अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया सर्वावैक है, तो हमारे WHO के मेंबरों ने बताया, जो डॉक्टर माया बलोच है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, बोला गार्डेसिल दे रहे इस बार। तो वही वाली बात हो गई ना, वो रोबोटिक कुत्ते वाली बात हो गई। हम सोच रहे थे अपने ही बनाया हुआ है, पता चल रहा कि ये भी फॉरेन का ही है गार्डेसिल, कोई इंडिया का इसमें कोई गर्व नहीं है। तो अभी जो गोलगोटियन ब्लंडर जो हुआ था, गोलगोटिया कुत्ते से तो हमारा ईमान, जिसको हमारा इज्जत का ये हुआ, पर अभी तो हमारा बच्चियों के जान दांव में लगे लगे हुए हैं। अभी गोलगोटियन ब्लंडर, हम HPV, और ये खुद इसके ये वर्डिंग्स कितने स्ट्रांग है कि ये पैसे के लिए किया, और एक बार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ जाता है तो फिर वो फिल्म स्टार को नचाना नहीं पड़ता है, शुरू में धक्का दे के डाल दो। या वो कह रहे हैं कि एक बार आ जाएगा तो इनको मुनाफा मिलता रहेगा UIP में। वो उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी चिंता प्रकट किया था कि ये गलत काम है, और अभी अभी बिल्कुल क्या चेंज हो गया। ये 2013 का रिपोर्ट है, 10 साल में 13 साल में क्या पूरा चेंज हो गया? कुछ चेंज हुए, कुछ नए एविडेंस आए, कुछ नया वैक्सीन आया, वही गार्डेसिल वैक्सीन है। और अभी देखिएगा, अभी 2024 का ये है, न्यूज़ है, गवर्नमेंट हैज़ नो प्लान्स टू इंक्लूड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इन रूटीन इम्यूनेशन प्रोग्राम एनी टाइम सून, कंसर्न्स अबाउट साइड इफेक्ट्स। ये देखिए 2024 का न्यूज़ है ये, कंसर्न, ये सर्कल दिया हुआ, कंसर्न्स अबाउट साइड इफेक्ट्स। और आज का न्यूज़ क्या है? इंडिया सेट टू लॉन्च फ्री नेशन वाइड वैक्सीनेशन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। ये 2024 में ये गवर्नमेंट स्टेटमेंट था कि साइड इफ़ेक्ट्स है, हम अभी इसको लॉन्च नहीं करेंगे। और 2024 को ये स्टेटमेंट दिया, और 2026 को ऑपोजिट क्या हो गया? ये बीच में एक साल गैप में फिल इन द ब्लैंक में क्या हो गया? गैस कर सकते हैं आप? हम बताते क्या हो गया। ये हो गया, बिल गेट्स मीट्स इंडियन PM ड्यूरिंग विजिट इन मार्च 2025। तो 2024 में गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया
2025 में ये मिले आके, और 2026 में बहुत अच्छा हो गया वैक्सीन अभी तो। और वो उसका पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट का क्या हुआ, कोई बात ही नहीं कर रहा उसका। पर वो अभी भी पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हैं, हम इसका लिंक दे देंगे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये क्या है कि प्रधानमंत्री को नहीं है तो बहुत बिजी रहते हैं, एडवाइजर्स वही है ना जिनका पूरा इंटरेस्ट है। आईसीएमआर से तो है ही पुरानी दोस्ती गेट्स फाउंडेशन का, पहले तो, अभी तो उनका मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग भी हो गया। तो अभी ये यही वाली बात है, चाइनीज रोबोट। और जैसे मैं कहा, हम तो सोच रहे थे सर्वावैक लग रहा होगा सीरम इंस्टीट्यूट, अभी पता चला कि नहीं, गार्डेसिल लग रहा है। तो गार्डेसिल अमेरिकन वैक्सीन है जिससे कि ये सब हुआ था। आर वी अबाउट टू कमिट अ गोलोटियन ब्लंडर इन पुशिंग एचपीवी। गलगोटियास क्लेम किया था चाइनीज रोबोटोग है जो हमारा है। अभी ऐसे हमको भी लग रहा था, बताइए, आम लोगों तो सोचेंगे चलो इंडिया मेड वैक्सीन लग रहा है तो गार्डेसिल लग रहा है ना, वही चाइनीज रोबोटोग जैसे ही हो गया। अभी खबर में तो ये भी था कि सर्वावैक सीरम इंस्टीट्यूट ने, हालांकि सर्वावैक और गार्डेसिल में फर्क कुछ नहीं है, उसी का कॉपी है, कोई नया कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ है। क्योंकि अभी आप 9 से 14 साल बच्चियों को देते हो और कैंसर जाके होता है 30-40 साल बाद, वो आपको वादा कर रहे हैं। और वो क्या है, ये एंटी कैंसर वैक्सीन नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। एचपीवी वायरस जो होता है वो कुछ कैंसर के साथ एसोसिएटेड मिले हैं। कौन सा, उसमें 200 स्ट्रेन होते हैं, 16 और 18 मिले हैं सर्वाइकल कैंसर के मरीजों में। और ये 16 और 18 है, उसके बाद 6 और 11 भी कहते हैं, और 200 स्ट्रेन है, उनमें से भी कई स्ट्रेन है, पर ये वैक्सीन खाली 4 स्ट्रेन को कवर करेगा। तो क्या गारंटी है कि अगर ये दबाएंगे तो बाकी स्ट्रेन ऊपर नहीं आएंगे, तो ये कोई गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि सबको एचपीवी वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है, जिनका बिहेवियर रहता है या गरीबी रहती है, हाइजीन पुअर रहता है, इसीलिए शायद अभी अपने आप कम हो रहा है। जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, जो लोग का इम्यूनिटी कम हो जाता है, जैसे एचआईवी पेशेंट्स है, फिर कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, तो उनमें क्या है, जैसे एचआईवी पेशेंट्स में, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में जो वायरस है एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 50% लोगों को पाया गया है। और जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जिनको कोई रिस्क बिहेवियर नहीं है, जो साफ सफाई रखते हैं, जो मल्टीपल सेक्स में इंडल्ज नहीं करते हैं, उनमें 1 से 2% को एचपीवी इन्फेक्शन पाया गया है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। 99% को कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन इससे होगा, संक्रामक बीमारियाँ। तो अभी आप पूरे 100% को क्यों लगा रहे हो, कि वो कैंसर नहीं प्रिवेंट कर रहा, वो इन्फेक्शन, जो कि कहते हैं कि कैंसर कर सकता है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स में 16 और 18 स्ट्रेन मिला है। अब ये भी हो सकता है कि, देखिए, कैंसर में भी हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है, हो सकता है जो कैंसर पेशेंट्स है उनको इन्फेक्शन कैंसर होने के बाद भी हो सकता है। हाँ, इसके ऊपर जांच होना चाहिए, हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते, ऐसा भी हो सकता है। अगर 50% HIV पेशेंट्स में मिलता है HPV वायरस, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि HPV वायरस से HIV हो रहा है, एड्स हो रहा है। वो लॉजिक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर इसके ऊपर जांच होना चाहिए। तो सब कोई इक्वल रिस्क नहीं रहता। अगर आप सेफ सेक्स करेंगे, आपका साफ सफाई, पीरियड के टाइम अच्छा कपड़ा यूज़ करेंगे, क्लीन रहेंगे, सेक्स प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे, कॉन्डोम, अगर अननोन पार्टनर से आप कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ में अच्छा केयर होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। वुमेन का पीरियड स्क्रीनिंग 30-35 साल बाद पीरियड स्क्रीनिंग होता है, तो वो उससे ये होता है, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट होता है। पैप्समियर होता है, हल्का सा पैप्समियर होता है, उससे प्रिवेंट होता है। वैक्सीन से कोई गारंटी नहीं है 30 साल बाद क्या होगा। और दुष्प्रभाव 7 डेथ हो चुके हैं 26,000 में यंग गर्ल्स में, और 7 डेथ होते हैं 1 लाख वुमेन में, 40-50 में सर्वाइकल कैंसर से। ये फिगर मैंने पब्लिक डोमेन से लिया है, इसमें 7 कर लो, इसको 11 कर लो, जो भी कर लो, पर 26,000 में यंग लड़कियों के 7 डेथ तो जमता नहीं है। ठीक है, ये पहला हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि ये अभी सब स्कूलों में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं। तो दूसरा है कि ये जो फ्रॉड ये चलता रह रहा है, कि ये
पीएमजे आयुष्मान भारत में इम्पैनल किए हैं, कॉरपोरेट अस्पताल में जाते हैं मरीज, उनको गलत प्रोसीजर हो रहा है। तो इसके ये वाला कांड आपको मालूम है, ख्याति अस्पताल में कुछ पिछले साल हुआ था कि 18 साल वाले को भी एंजियोप्लास्टी कर दिया, उसको भी बोला आपका हार्ट खराब है और उसको भी ये लगा दिया। तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य में काफ़ी ये हो रहा है। और आप जो चीज़ काम नहीं कर रहा है, जो चीज़ में घोटाले हो रहे हैं, उसी का बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी को देखो, इसके गुजरात अस्पताल में 49 अस्पताल को इम्पैनल से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया 2 साल में। 49 अस्पताल को सस्पेंड। तो ये बीच बीच में होता है, थोड़ा पब्लिक का आउटक्राई होता है। पर बाकी अस्पताल का भी कोई हमको गारंटी नहीं है, क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा इसमें यही रहता है कि वी शुड हैव मोर अच्छा पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो पर हमारा जो अभी का जो ये जा रहा है, ट्रेंड जा रहा है, वो दूसरी तरफ जा रहा है। जैसे मैं कहा कि ये एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, जो प्राइवेट कॉरपोरेट अस्पताल का एक एसोसिएशन है, उन्होंने अभी मीटिंग किया था और उन्होंने कुछ डेटा प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि 55% लोग प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट लेते हैं और ओवरऑल प्राइवेट इंडोर इंडोर ट्रीटमेंट 55%, 55% लोग भर्ती होते हैं प्राइवेट अस्पताल में। और ओपीडी और भर्ती इंडोर मिला के 65% लोग प्राइवेट में जाते हैं। तो इसलिए और प्राइवेट कर दो। मतलब ये उल्टा ही इनका लॉजिक है। ये नहीं देखते कि क्यों जाते प्राइवेट में, क्योंकि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को नेगलेक्ट किया, मतलब सरकार ने नेगलेक्ट किया। तो उसको नहीं सुधारने से ये और पुश कर रहे हैं कि आप प्राइवेट में ही लोग ज़्यादा जाते हैं तो प्राइवेट में और बढ़ा दो, इनके रूल्स रेगुलेशन थोड़े ये कर दो जिसमें प्राइवेटाइजेशन और जल्दी हो जाए। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल विल स्केल अप करेगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अभी देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दूसरी तरफ आप ला रहे हैं इक्विटीज़ आ गए हैं, इक्विटीज़ आ रहे हैं, इक्विटीज़ वो टेक ओवर कर रहे हैं प्राइवेट को। तो वो तो अपना प्रॉफिट देखेगा ना। तो ये लॉजिक बड़ा अजीब लगा हमको कि इतने लोग जा रहे हैं प्राइवेट में, इसलिए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ठीक नहीं है। गवर्नमेंट अस्पताल अच्छा करोगे तो कोई प्राइवेट में नहीं जाएगा। तो हो सकता है उनको यही फिक्र है कि, तो उसी इसमें ये और पुश कर रहे हैं प्राइवेट। और ये कुछ बाहर से कई जगह से ऐसे शोध आए हैं, रिसर्च आए हैं कि हम लोगों ने पहले भी ये किया है, अमेरिका में स्टडी किया था कि जब जब ये प्राइवेट इक्विटीज आता है, हेल्थ के प्रॉफिट टेक्स प्रायोरिटी, तो प्रॉफिट का उनका देखता है, पेशेंट केयर सेकेंडरी हो जाता है। आपका पेशेंट केयर क्या होगा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन, एक्स्ट्रा ऑपरेशन, एक्स्ट्रा प्रोसीजर, एक्स्ट्रा विजिट, और स्टाफ भी कम करते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर्स भी ओवरवर्क हो जाते हैं, डॉक्टर सेटिस्फैक्शन में रहता है, पेशेंट सेटिस्फैक्शन में नहीं होता। अगर प्राइवेट इक्विटीज आ जाते हैं तो वो कॉस्ट कटिंग करते हैं। वो रहता है, कोई भी बिजनेस मॉडल ऐसे ही रहता है। तो इक्विटी जैसे ज़्यादा होगा, एक्सेस कम हो जाता है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं अच्छे केयर में। पेइंग कैपेसिटी फिर डिसाइड करता है क्वालिटी ऑफ केयर। और ये केरला का है, ये केरला का न्यूज़ है ये इंडियन एक्सप्रेस में, कि 1300 छोटे छोटे क्लिनिक्स और 400 के ऊपर छोटे छोटे अस्पताल, जो कुछ 100 बेड 200 बेड जहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा अच्छा केयर होता था, वो बंद हो गए। एक तो क्या है, क्लिनिक में आजकल कोई एमबीबीएस का क्लिनिक नहीं करना चाहता, वो चाहता है चलो कॉर्पोरेट स्पेशलाइजेशन करेंगे। तो वो कॉस्ट ऑफ केयर बढ़ रहा है। और वो बंद होने से क्या होते हैं कि हालांकि टोटल अस्पताल बढ़ गए हैं, पर अस्पताल को बढ़े हैं, कॉर्पोरेट अस्पताल बढ़े और छोटे अस्पताल बंद हो गए। तो अभी लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केरला का, जबकि आपको याद होगा या अभी भी जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि केरला का हेल्थ सर्विसेज पूरे कंट्री में सबसे बेस्ट केरला स्टेट का था। अभी उसी में अभी कॉरपोरेट अस्पताल आने से इक्विटीज़ आ गए वहाँ, तो वो छोटे छोटे अस्पताल को निगल रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे छोटे अस्पताल। और वो गवर्नमेंट अस्पताल के भी लोग छोड़ के कॉरपोरेट अस्पताल ज्वाइन करते हैं इक्विटीज़, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ केयर नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन को भी नेगलेक्ट किया, हेल्थ को भी नेगलेक्ट किया गवर्नमेंट ने।
तो केरला में ये अभी जो आ रहे हैं, अच्छी खबर नहीं आ रही है। ये देखिए, एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि ये छोटे अस्पताल चले जाने से क्या होते हैं, जो मरीज को बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है, एक्सपेंसिव टर्शरी केयर हॉस्पिटल, बड़े बड़े अस्पताल में। ये देखिए कितना फिर ओवर क्राउडिंग भी हो जाता है, क्योंकि अस्पताल कम हो जाते हैं छोटे छोटे, गवर्नमेंट अस्पताल ओवर क्राउड हो जाता है, और कई पेशेंट्स बेचारे फिर 5 स्टार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ये मान लीजिए आपके जितने बेचारे रोड साइड में ठेले वाले होते हैं, उसको प्राइवेट प्रैक्टिस, छोटे क्लिनिक, आपके ढाबा होते हैं, गरीब आदमी ठेले में ही खा लेता है, थोड़ा अच्छा खाना, क्वालिटी इंप्रूव करो ठेले का या ढाबे का क्वालिटी, ऐसे भी गर्म खाना ढाबे में खा लेता है। अगर आपने ऐसे कर दिया कि सब ढाबा बंद हो गए, सब ठेले बंद हो गए, तो गरीब आदमी को भी फिर 5 स्टार में जाके खाना करना पड़ेगा, तो उसमें से 8 गुना 10 गुना ज़्यादा कीमत हो जाता है खाने का। तो ट्रीटमेंट का भी वैसे ही हो रहा है अभी। केरला से ये खबर है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में। केरला हैज़ ऑल्सो मेजर मर्जर एक्विजिशन इन द स्टेट, क्वालिटी केयर बैक्ड बाय प्राइवेट इक्विटी, ब्लैकस्टोन एक्वायर्ड किम्स हॉस्पिटल्स। ये जो पूरा चेन धीरे धीरे इक्विटी शेयर्स वाले, और ये सब आ रहे हैं आपके फॉरेन इक्विटीज भी आ रहे हैं। तो आप देखिए क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि हम अपना जो क्लिनिकल केयर है, इंडिविजुअल पेशेंट केयर है, हम धीरे धीरे सरेंडर कर रहे हैं प्राइवेट को, और पब्लिक हेल्थ हमने पहले ही सरेंडर कर दिया। पब्लिक हेल्थ हमने फिलेंथ्रोपिस्ट को सरेंडर कर दिया कि गेट्स फाउंडेशन करेगा, तो ये फाउंडेशन करेगा, तो फॉरेन प्लेयर्स आ गए, तो वो पब्लिक हेल्थ, तो उसमें हमारा जो गवर्नमेंट का वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, फूड हाइजीन, न्यूट्रिशन, जो कि एक्चुअल पब्लिक हेल्थ, वो सब जो फॉरेन ये होते हैं, फंडर्स होते हैं, उनको खाली उनको भी मुनाफा ही रहता है। हालांकि वो भी जैसे अभी देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि हम तो समाज सेवा करेंगे, यूनिवर्सल हेल्थ के वो स्केल अप करेंगे। तो ऐसे जो फिलेंथ्रोपिस्ट, गेट्स फाउंडेशन भी बोलता है ह्यूमैनिटेरियन कॉज कर रहे हैं, और उसमें क्या करते हैं, खाली वैक्सीन की बात करते हैं, उससे नीचे बात ही नहीं करते। उसमें प्रॉफिट होता है, तो वो भी प्रॉफिट कर रहे हैं और ये भी प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये मतलब थोड़ा एज अ अवेयरनेस हम ला रहे हैं लोगों को, ये मांगना चाहिए, हॉस्पिटल्स मांगने चाहिए, हेल्थ सेंटर मांगने चाहिए। ये एक्चुअल मुद्दे हैं कंट्री के हेल्थ के लिए। और बाकी सब तो ऐसा है कि ऐसा स्टैचू इतना ऊंचा बना दिया, तो एक और भी दूसरे चीज़ें के बारे में बात नहीं करूँगा, कंट्रोवर्शियल इशूज़ यूएचओ अवॉइड करता है, रिलीजियस इशूज़ अवॉइड करता है, पॉलिटिकल इशूज़ अवॉइड करता है, पर ये बेसिक मुद्दे वाली बातें को हम इसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। तो अगर आपको, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ज़्यादा हम कोई स्पॉन्सरशिप किसी का नहीं लेते हैं, कोई प्राइवेट एजेंसी का, पब्लिक फंडिंग से ही हम आपको ऐसे समाचार लाने का हमारा लक्ष्य है। ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी हम दे रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट में जो ने जांच किया है और दोषी पाया है, वही ऑफिशियल या वही जो अब उन लोग ही अभी उसी वैक्सीन को फिर से लागू कर रहे हैं, फिर से मतलब रोल आउट कर रहे हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो धन्यवाद आज के लिए। तो आज इतना ही था। आपको अगर कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं, हम इसमें लिंक्स भी डाल देंगे। धन्यवाद।